ओए बच्चों, बस। अरे बस भाई, तुम लोग तो बहुत ज्यादा पीछे। बाकी गैंग क्या है तुम्हारी? कल तुम लोग गायब थे तीनों। चलिए, ऐसा है भाई, बच्चों प्लीज देखो, समझो चीजें जो हमें करनी है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की। आप लोग जो बीच में मैं एक टॉपिक डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ कि हम लोगों ने सारी इक्वेशंस साइन को लेके पढ़ी है, बट कहीं स्कूल में कॉस को लेके भी आ सकती है, फाई को लेके भी आ सकती है। क्या चीज है वो सारा मैटर मैं अब आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बस आज की क्लास में कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट समझने वाला है, तो वो यही है, स्टार्टिंग में बताऊंगा। इसके लिए आप लोगों का मैथ्स थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। अगर मैथ्स थोड़ा ठीक है तो फिर ये चीज बड़ी आसान है, और मैथ्स थोड़ा कमजोर है तो थोड़ा सा दिक्कत भी आने वाला है। तो सर ये सुनिए क्या करते हैं इस चीज पे। सभी बच्चे बोर्ड पर, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास मुझे तुम ये बताओ, एनर्जी वाला मुद्दा सबको समझ में आ गया था? क्या था एनर्जी वाला मैटर? ऐसे ये था कि हमारा जो कोई भी बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, वो बॉडी का टोटल एनर्जी हमेशा हाफ के स्क्वायर रहेगा। काइनेटिक पोटेंशियल चेंज होता रहता है। जैसे एक्सट्रीम पोजीशंस पर काइनेटिक बिल्कुल जीरो होता है, उस समय पोटेंशियल हाफ के स्क्वायर होता है। लेकिन मीन पोजीशन पर पोटेंशियल बिल्कुल जीरो हो जाती है ना। पेंडुलम यहां पर है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, लेकिन काइनेटिक हाफ के स्क्वायर हो जाता है। और इन बिटवीन कहीं पर एक्सट्रीम और मीन के बीच में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही कुछ ना कुछ वैल्यूज रखते हैं, और दोनों का सम हाफ के स्क्वायर होता है। नहीं यार, बात समझ में? बस ये था कि टोटल हाफ के स्क्वायर होता है, समझना? टोटल क्या होता है? हाफ के स्क्वायर। तो ये मैंने आपको ग्राफ भी समझाया था कि कैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वैरी करती है विद द टाइम। विद द टाइम ड्यूरिंग द वन ऑसिलेशन इट विल मैनी टाइम्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, ऐसे चलता है। ये अगर मीन पोजीशन है, बातें नहीं प्लीज, तो काइनेटिक एनर्जी दे जाते हुए घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, ऐसे कुछ चलता है। पोटेंशियल एनर्जी का भी ऐसे कुछ चलता है। तो टाइम के साथ ये था और डिस्प्लेसमेंट के साथ ये था। तो लास्ट क्लास हमने इस पर कुछ काम किया था, क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनाए थे इसके ऊपर। एक क्वेश्चन आज भी बनवाऊंगा, लेकिन पहले टॉपिक करा देता हूँ, ठीक है? तो भैया मेरा मेन जो अब आपको जो समझाना है ना, वो क्या है वो सुनिए। अरे रुक जाओ भाई, क्यों तुम आते के साथ ही सुबह सुबह बातें लग गई? सुबह सुबह तो पढ़ सकते हो। अब क्या है ना, जैसे मैंने तुम लोगों को जो इक्वेशन करवाई है, पहले उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, और फिर मैं बताता हूँ कि क्या वेरिएशंस बन सकते हैं। सो यार थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझना इस चीज को, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। आप लोग मुझे बस ये बताओ पहले, क्या तुम्हें साइन और कॉस की ये वाली वैल्यू सबको याद है ना? नहीं याद? यार जैसे ये 0 डिग्री है, ये तुम्हें पता है, और ये वाला पाई बाय 2 रेडियन है, ये वाला पाई रेडियन है, 3 पाई बाय 2 रेडियन है, और 2 पाई रेडियन है। मैं बहुत बार आप लोगों को समझा चुका हूं। 2 पाई रेडियंस बस कुछ नहीं है, जैसे एंगल की, जैसे डिस्टेंस की 2 यूनिट होती है, मीटर किलोमीटर, वैसे एंगल की 2 यूनिट है, डिग्री और रेडियन। और रेडियंस जो होते हैं 6.28 रेडियंस इक्विवेलेंट होते हैं, बोलो किसके? 360 डिग्री के। बस इसको लिखने में 2 पाई लिख देते हैं, क्योंकि 2 पाई है एक्चुअली में। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, वैसे इतने रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है। और इस रेडियन को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? 2 पाई रेडियंस। तो अगर 2 पाई रेडियंस तुम्हारा 360 है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर 1 पाई तुम्हारा 180 होगा, पाई बाय 2 तुम्हारा 90 होगा। तो ये समझ में आता है तुम लोगों को। और अगर मैं साइन और कॉस के वेरिएशन तुम लोगों से पूछूं, तो जैसे कि मैं अगर आपसे साइन थीटा का पूछूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, फिर से ये काम आएगा हमारे आज। तो मुझे तुम ये बताओ, साइन थीटा अपनी वैल्यूज को कैसे वेरी करेगा? साइन 0 0 होता है, जो यहां वैल्यू होती है वही यहां पर होती है, बस माइनस टाइम्स होती है। लेकिन 0 का और माइनस 0 का कोई खास मतलब नहीं है, दोनों ही 0 है। और यहां पर साइन आपको पता 1 देता है, और यहां पर कितना देगा? क्लियर? अगर मैं यही चीज cos थीटा को लेके बनाऊं बच्चों, तो कैसे बनेगी? तो 0 पे 1 होगा, बहुत बढ़िया, और इधर कितना होगा? -1। और इधर 0 होगा, तो इधर -0 या बोले 0। क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? ये समझ में आता है आपको? वैल्यूज याद रहेंगी। मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, 0 और 90 पे याद कर लो, उसके बाद माइनस टाइम्स कर दिया करो दूसरी साइड पे, इजी हो जाता है कि नहीं? तो ये आपको कहते हैं कि आपको क्लियर है। अब ढंग से सुनना एक बात जो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। एक चीज मुझे और बताओ, क्या तुम लोगों को ओमेगा टी का कैलकुलेशन आता है? सुमित आशीष, यहाँ पर ओमेगा टी का कैलकुलेशन कैसे? जैसे कि मैं टाइम रखूंगा यहाँ पर, तो 0 पे कितना होगा, T/4 पे कितना होगा, T/2 पे कितना होगा। थोड़ा सा पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं। तो ओमेगा टी जो होता है, ओमेगा टी यू नो दैट, क्योंकि ओमेगा टी इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ओमेगा टी इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं वाई कैलकुलेट करता हूं तो आप लोगों को पता है कि जो उसकी वैल्यू है ना वो इस ओमेगा टी की कैलकुलेशन पर ही निर्भर करती है, क्योंकि साइन के अंदर कितना वैल्यू बन रहा है वो ही रिजल्ट देगा कि वो ए आएगा या जीरो आएगा या माइनस ए आएगा। तो ओमेगा टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एट एनी टाइम ना। और ओमेगा टी एक्चुअली में कैसे कैलकुलेट होता है, यू ऑल नो दैट कि ओमेगा इज नथिंग बट इट इज 2 पाई बाय में कैपिटल टी इनटू टी। सहमत हो? तो मुझे तुम ये बताओ, जैसे मैं टाइम को जीरो रखूंगा तो ये कितना आएगा, बोलो जीरो। समझते हो सुमित? टी बाय 4 रखूंगा तो कितना आएगा, कैपिटल टी बाय 4। तो टी से टी कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, पाई बाय 2 आएगा। बहुत बढ़िया। टी बाय 2 रखूंगा तो टी से टी कट जाएगा, पाई आएगा। और 3 बाय 4 रखूंगा तो 3 पाई बाय 2 आएगा। समझ पा रहे हो? और टी रखने पे आएगा बच्चों 2 पाई। इसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज क्या आएंगी, तो आपका जब ओमेगा टी जीरो जाएगा तो साइन जीरो जीरो होएगा, जीरो ए जीरो है ना। 3 पाई बाय 2 पे देखो 3 पाई बाय 2 -1 होता है, साइन 3 पाई बाय 2 -1 होता है तो माइनस ही आएगा और जीरो आएगा। होगी सारी पुरानी बातें तैयार हो चुकी हैं अच्छे से। तो ओमेगा टी का कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब इतना टाइम होगा तो ओमेगा टी क्या आएगा। अच्छा, ओमेगा टी के जरिए देखो, अगर ओमेगा टी के साथ में साइन है तो अलग आंसर आएंगे। इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, ओमेगा टी के साथ साइन है तो अलग आंसर आएंगे और कॉस का फंक्शन है तो अलग आएंगे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सेम एंगल्स पे भी अलग अलग रिजल्ट देंगे ना आप लोगों को। जैसे साइन जीरो तो जीरो होता है बट कॉस जीरो जीरो नहीं होता। कि अगर यहीं पर इक्वेशन में अगर कॉस आ जाए, दिमाग लगाओ, आशीष लिख मत भाई, बिल्कुल मत लिखो अभी, देवदत्त समझो, अगर इस इक्वेशन में मैं कॉस लगा दूं, कॉस ओमेगा टी, तो आपको समझना पड़ेगा कि जब मैं जीरो भी पुट करूंगा ना टाइम, तो मेरा ओमेगा टी तो जीरो हो ही जाएगा। और जब कॉस जीरो की बात होगी तो कॉस जीरो जीरो नहीं होगा, कॉस जीरो क्या होगा, 1 होगा। तब वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए। तो टाइम जीरो पर तब आपका वाई कितना आ जाएगा, ए। समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनेंगे तो मैं कह रहा हूं कि मुश्किल से 10 मिनट में चीज समझ में आ जाएगी सारी की सारी मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं इसको उठा के लेके चलता हूं अगले पेज पे। थोड़ा सा बच के आराम से लेके जाना, मोबाइल ना गिर जाए। चलिए, क्लास फोकस ऑन द बोर्ड। ऑल यू नो दैट द इक्वेशन ऑफ y इज, बोलो सभी बच्चे, y का इक्वेशन क्या है, a sin ओमेगा t। और मैं ये मानता हूं कि ड्यूरिंग द ऑसिलेशन अगर मुझे y पता लग गया है ना, तो मैं कहता हूं मुझे सब पता लग गया, क्योंकि मेरा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है मैंने वो भी किसकी टर्म्स में बना रखा है, y की टर्म्स में, y की टर्म्स में बच्चों, y की टर्म्स में। एक्सेलरेशन जो है वो भी मैंने y की टर्म्स में बना रखा है, और मेरा जो फोर्स है वो भी मैंने, और अब तो मेरी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी किसकी टर्म्स में, y की एनर्जी में, y की टर्म्स में, है ना। कि जो नहीं हाफ के वाई स्क्वायर होता है सिंपल, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, उसमें माइनस क्यों लगाते हैं, उसमें तो लगाते नहीं। अब मेरी बात सुनो, समझो मेरी बात को। अगर तुम्हारा y निकल गया, तुम्हें नहीं लगता कि वेलोसिटी भी आ जाता है, a भी आ जाता है और ये भी आ जाता है। जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पर तुम्हारा y कितना होता है, a होता है, तो वहां पर देखो वेलोसिटी अपने आप जीरो आ जाएगी पुट करने पे। थोड़ा याद दिला रहा हूं, वहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। देखो जब आप a पुट करोगे यहाँ पर, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर a एक्सेलरेशन बनेगा और माइनस का m ओमेगा स्क्वायर a फोर्स बनेगा, जो कि बनना भी चाहिए। एक्सट्रीमस पोजीशन पर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है कि नहीं? तो y के जरिए सब कुछ निकल जाता है। अब जरा आप ध्यान सुनिए बच्चों, ये इक्वेशन तो तब वैलिड सही लग रही है ना, ये इक्वेशन तो तब सही लग रही है जब मैं ये कहूं कि मेरे पेंडुलम ने ऑसिलेट करना स्टार्ट करा, कहां से बोलो, मीन पोजीशन से। कहां से स्टार्ट करा बोलो, वो टाइम जीरो पर मीन पोजीशन पे था, उसके बाद वो राइट में गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टाइम t/4 के बाद ना अपना डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो a कर लेगा। मैथमेटिक्स लगा दे थोड़ी सी, वो a कर लेगा, फिर थोड़ी देर बाद जीरो कर लेगा, थोड़ी देर बाद जीरो कर लेगा, फिर बोलो क्या कर लेगा। तो आई वॉन्ट दैट मैथमेटिकल इक्वेशन जो कि बिल्कुल इसी तरह का वेरिएशन अपने अंदर ला रही है, जो अपने अंदर इसी तरह का वेरिएशन ला रही हो कि t/2 पर वापस जीरो कर लेती हो अपने आप को, 3t/4 पर अपने आप को कितना कर लेती हो, -a कर लेती हो, -a कर लेती हो, और वापस टाइम t पर वापस से जीरो कर लेती हो। तो मेरे को पता है कि अगर मेरे इस बॉडी ने ऑसिलेट करना स्टार्ट करा मीन पोजीशन से, सो एट टाइम जीरो दिस इज जीरो, y जीरो, एट टाइम t/4 द y इज a, द t/2 पे जीरो, फिर 3t/4 पे -a एंड देन t पे जीरो। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह का वेरिएशन ऊपर चलता हुआ दिख रहा है वैसा ही वेरिएशन मेरी मैथमेटिकल इक्वेशन भी दिखा रही हो, वैसे ही रिजल्ट वो शो कर रही हो। तो ऐसे में आप लोगों को कौन सी इक्वेशन पसंद आई, y इज इक्वल टू में बोलो क्या, a sin ओमेगा t। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यही इक्वेशन में जब टाइम जीरो रखते हो, तो अभी तो करवाया मैंने, देखो टाइम जीरो रखते हो तो अपने आप जीरो रिजल्ट आ जाता है, t/4 रखते हो
t/4 रखते हो तो कितना रिजल्ट आता है बोलो a, t/2 रखते हो तो बोलो कितना रिजल्ट आता है 0 आता है ना बच्चों, ध्यान से देखो। उसी मैथमेटिकल इक्वेशन के बेस पे ही तो मैंने तुम्हें कैलकुलेशन करवाई है, और ये बिल्कुल सही आंसर कर रही कि नहीं कर रही। देखो आप टाइम को 0 रख के देखो 0 आ जाएगा भाई, t/4 रख के देखो, t/4 रख के देखो अपने आप भाई a आ जाएगा। लेकिन अब मुझे तुम एक बात बताओ, अगर कभी पेंडुलम उसने बोला कि यहां से शुरू कर रहा है, अब यहां से वो स्टार्ट कर रहा है, मतलब टाइम 0 पर यहां पर है वो। अब इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो टाइम 0 पर है ही एक्सट्रीम पे, तो उसका मतलब टाइम 0 पर उसका y का वैल्यू कितना है, a है, समझे। ऐसा नहीं कि y 0 हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट उसका मीन पोजीशन से कितना है बोलो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि मीन पोजीशन से कितना दाएं बाएं है, तो मीन पोजीशन से पूरा a यूनिट्स आगे है, तो टाइम 0 पर अब मेरा y कितना आना चाहिए, a आना चाहिए अंकित। लेकिन तो अगर इस इक्वेशन को ही यूज करेगा a sin ओमेगा t, तो सीधा बोलेगी टाइम को 0 रखो, इस t को 0 रखो। इसको थोड़ा और अच्छे से कैसे लिख सकते हो, इसको और अच्छे से ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा और समझना है तो यार, तो तुमने टाइम को 0 रख दिया, 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, y 0 आ जाएगा। तो क्या अगर मेरा टाइम 0 पर ऐसा पोजीशन है, तो क्या ये इक्वेशन सही रिजल्ट दे पाएगी, क्योंकि ये इक्वेशन तो बोलेगी टाइम 0 पर y 0 है, और हमारा टाइम 0 पर y कितना है बोलो, a है। थोड़ी देर बाद हमारा t/4 के बाद, क्योंकि बताऊं इस ऑसिलेशन में क्या होगा, ये यूं जाएगा और यूं आके पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, बोला है कि नहीं भाई, यूं जाएगा और यूं आके पूरा एक ऑसिलेशन हो गया, तो ये t/4 के बाद कितना होएगा, y 0 होएगा, t/4 के बाद y कितना होएगा 0। नहीं आ रही बात समझ में। और t/2 के बाद क्या होगा, आधे समय के बाद क्या होगा, y माइनस a होगा, फिर 3t/4 के बाद 0 होएगा, और वापस t के बाद वापस से अपनी जगह पर y a बना लेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन के जरिए आंसर्स निकालूं, तो क्या मेरे आंसर सही आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो भैया ये तो इक्वेशन सिर्फ तब काम करेगी जब हमारे बॉडी ने ऑसिलेट करना स्टार्ट करा फ्रॉम द मीन पोजीशन। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम एनी अदर पॉइंट, देन द इक्वेशन विल बी चेंज्ड, इक्वेशन विल बी चेंज। अब इसको करने के दो तरीके हैं, वो दो तरीके मैं आपको समझाऊंगा, ढंग से सुनना। पहली बात आपको समझ में आ गई कि ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एनी अदर पॉइंट। इज इट क्लियर और नॉट। अब सुनिए इक्वेशन कैसे बनेगी। अब सोचो कि मैं इस इक्वेशन को अगर ऐसा लिख दूं, y इक्वल्स टू में a sin, मुझे बताते यार ओमेगा टी पे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि ओमेगा टी तो 0 करवा देगा इसको, और शुरुआत में ये कितना रिजल्ट दे रहा है बोलो, 1 दे रहा है, मतलब a दे रहा है, क्या दे रहा है बोलो, a। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर ना एक इनिशियल फेज ऐड कर दिया π/2 का। अब करके देख लो तुम, अब करके देख लो, जैसे कि ध्यान देना, टाइम 0 पुट करूंगा, तो जो ओमेगा टी प्लस π/2 है, आप सभी जानते हो कि ओमेगा टी कितना आएगा, 0। थोड़ा दिमाग लगाते हैं यार, ओमेगा टी 0 है। देवदत्त इधर बिल्कुल घुसना पड़ेगा टॉपिक में, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका शुरू के टाइम 0 पर। ये तो स्वाभाविक है ना कि ओमेगा टी 0 होगा, इसीलिए मैंने यहां पर कैलकुलेशन करवाई थी ओमेगा टी की। टाइम 0 पर ओमेगा टी तो पक्का 0 होगा, बिकॉज टी को 0 रख दिया तो ओमेगा टी 0 हो गया। लेकिन तुम मुझे बताओगे अंदर वाली चीज पूरी 0 हो पाई, नहीं हो पाई। अंदर क्या बच गया फिर भी π/2, क्या बच गया। तो मुझे बताओ इसमें क्या रिजल्ट आएगा फिर, a sin टाइम 0 पर, क्योंकि टाइम 0 पर आप टाइम 0 भी रखोगे तो भी अंदर का ये जो ओमेगा टी प्लस π/2 है, π/2 रिजल्ट दे जाएगा। और ऐसे में तुम्हारा y का रिजल्ट क्या आएगा बोलो, y इक्वल्स टू में है a sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो मुझे बताओ मेरा रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, अगर मैंने इसको, ये पूरी चीज π/2 आ रही है, भी समझ नहीं आ रहा यार, नहीं आया समझ में भाई। तुम्हारा टाइम 0 पर ओमेगा टी कितना हो गया 0, तो ये जो पूरा ओमेगा टी प्लस π/2 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बोलो, π/2 आ जाएगी, क्योंकि तुमने π/2 एक्स्ट्रा जोड़ दिया। आपको छोड़ते पहले से बोलो टाइम 0 पर 0 होगा, या टाइम 0 पे 0 ही होता है ओमेगा टी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं ओमेगा टी प्लस π/2 की, तो वो कितना आएगा बोलो π/2। और अगर अंदर वाली चीज पूरी π/2 हो गई है, तो a sin π/2 क्या आएगा 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी a। तो हमारा टाइम 0 पर y a आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जो कि है एक्चुअली में टाइम 0 पर y। अच्छा आपके अकॉर्डिंग बताओ टाइम t/4 के बाद, t/4 के बाद आपका y क्या है, जैसे यहां पर y a है, फिर आपका y बोलो क्या है, 0 है, तो आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो आपने t/4 रखा। सभी बच्चे मुझे एक छोटी सी बात बताने की कोशिश करें कि अगर t/4 है, चिंता मत करिए, सुनते रहिए, बाद में इसका सिंपल आसान तरीका बताऊंगा। t/4 रखा, तो आपको पता है ओमेगा टी, सिर्फ ओमेगा टी फोकस करना, ओमेगा टी कितना हो जाएगा π/2। ओमेगा टी अगर π/2 हो गया, तो इसके अंदर तो π/2 जमा π/2 तो पूरा पाई बन जाएगा ना, इसके अंदर तो पूरा पाई बन जाएगा। और अगर अंदर पूरा पाई बन गया तो साइन पाई, अब साइन पाई कितना पीछे सिखाया मैंने, 0 होता है। साइन पाई कितना होता है, अरे साइन 0 का उल्टा होता है वहां पर, तो 0 होगा भाई, बोलो 0 आ गया, अरे नहीं आया समझ। अगर मैंने यहां पर रख दिया t/2, तो t/2 पे तुम्हें पता है कितना आ रहा है, खुद बताओ t/2 पे कितना आ रहा है। तो y t/2 पर कितना आ रहा है बोलो, सॉरी टाइम t/2 पर कितना आ रहा है, y आ रहा है -a, कितना आ रहा है बोलो। यार देखो ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में पिछला कंफ्यूज हो जाए, आपको समझना है जहां से शुरू कर रहे हैं उसको टाइम 0 बोल रहे हैं, उसके बाद पूरा वापस आएगा तो टाइम t बोल देंगे। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑसिलेशंस
टाइम अलग अलग बन सकता है ना। तो अभी जो टाइम t/2 है उस पर y माइनस ए आ रहा है, क्योंकि आधा समय यहां तक जाने पे हो गया, आधा पूरा वैसे हो जाएगा। तो टाइम t/2 पे आना चाहिए, t/2 पे कैलकुलेशन करते हैं। सब बताओ t/2 पर ओमेगा टी कितना होता है? t/2 पर ओमेगा टी कैलकुलेट करके देखा सर, पाई होता है। ये जो 2π/t इंटू टी का कैलकुलेशन का पाई होता है। अगर ये पाई हो गया और प्लस में π/2 हो रहा है, क्योंकि ओमेगा टी ही पाई है, तो पाई प्लस π/2 कितना होगा? 3π/2। और अगर मैं इसके अंदर साइन 3π/2 की कैलकुलेशन करूं, क्योंकि पूरी चीज 3π/2 है, तो ये आएगा माइनस ए। सही आंसर सारे क्लियर हुआ? एक्चुअली में मैं तुम्हें एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। तुम लोग बस ये देखो कि इनिशियली क्या वैल्यू मिल रही है। अगर 0 ही मिल रही है तुम्हारी, तो साइन काम चला देगा ओमेगा टी रख के। लेकिन अगर ए मिल रही है, तो ए सोचो कैसे आ सकती है। अगर मैं इसके अंदर π/2 एक्स्ट्रा जोड़ दूं, तो जहां पर ये 0 होगा तब भी अंदर बोलो क्या देगा? π/2। और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ए मिल जाएगी। नहीं समझे मैंने क्या क्या बोला? तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि इनिशियली क्या रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, इसको या तो ऐसा लिखेगा एग्जामिनर, या आप लोग भी ऐसा लिख सकते हो, या फिर इसी को सीधा लिख सकते हो, y इक्वल्स टू में a। अब तुम लोगों को थोड़ा सा इसके लिए मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए। अब मैथमेटिक्स आती है तो मैथमेटिकली मैं तुम्हें बता दूं, साइन 90 प्लस थीटा या साइन π/2 प्लस थीटा। मैथ्स वाले बच्चे, π/2 पे आपको पता फंक्शन चेंज होता है, ये कॉस बन जाता है, और π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो प्लस का ही आएगा जो साइन होता है, तो कॉस थीटा आएगा। साइन इसका देखना होता है, ये प्लस का होता है वहां पर, तो कॉस थीटा आएगा, ये भी कॉस थीटा होता है। तो मतलब साइन 90 प्लस थीटा सीधा कॉस थीटा होता है। तो कहता है कि सीधा भी अगर तुम इसको कॉस ओमेगा टी मान लो, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा सीधा कॉस, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा सीधा कॉस थीटा लिखा जा सकता है। तो साइन 90 प्लस थीटा सीधा कॉस थीटा लिख दिया। मतलब कह रहा है कि या तो ऊपर वाले से काम चला लो या नीचे वाले से काम चला लो, दोनों ही आपको सेम रिजल्ट देंगे। हम लोग कैसे देंगे सर सेम रिजल्ट? करके देख लो यार। टाइम 0 पर, अब इसको भूल जाना नीचे वाली चीज को, टाइम 0 पर तुम्हारा ओमेगा टी कितना होगा? 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a आ जाएगी। t/4 पर तुम्हें पता है ओमेगा टी कितना होता है? π/2। और cos π/2 कितना होता है? 0। तो 0 आ जाएगा। और करते हैं चलो, t/2 पर तुम्हें पता है ओमेगा टी कितना होता है? पाई। और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। जाके चेक कर लो पीछे, कि cos 0 अगर 1 होता है तो cos पाई कितना होता है? -1। माइनस ए रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? नहीं आया समझ में? कुंदन आया समझ में? सिंपल है यार, कुछ नहीं है। आप लोगों को देखना पड़ेगा कि अलग अलग टाइम्स पुट करके तुम्हें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। रिजल्ट्स उसी के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए जो वहां पर चल रहा है। तो ये वेरिएशन या तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 करके लिख सकते हैं, या फिर बोलो क्या लिख सकते हैं? कॉस करके। तो आगे से कभी अगर तुम्हें किसी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में कॉस दिख जाए, समझ जाना कि वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर ही नहीं रहा, वो कहां से स्टार्ट कर रहा है? एक्सट्रीम से। अगर कॉस ओमेगा टी है बस, तो कहां से स्टार्ट कर रहा है? एक्सट्रीम से, क्योंकि वो शुरुआत में ही टाइम 0 पर आपको फिर 0 रिजल्ट नहीं देके ए रिजल्ट देगा। कितना देगा बोलो? क्योंकि जब वो 0 साइन 0 बनता है तब वो 0 बन जाता है, लेकिन ये cos 0 पर आपको पता है cos 0 0 नहीं होता, 1 होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको ध्यान रखना है कि जब वो इक्वेशंस को इस्तेमाल करता है, तो जब वो साइन ओमेगा टी लिखता है, सिंपल फंडा बोल रहा हूं, अगर वो लिखते सिर्फ ए साइन ओमेगा टी, समझ जाओ वो मीन से ही स्टार्ट कर रहा है। कहां से स्टार्ट कर रहा है? मीन से, कुछ नहीं करना। अगर वो लिखता है ए कोस ओमेगा टी, तो समझ जाओ वो शुरू में ही 0 टाइम पर ही ना मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा है, मतलब ए वाई की वैल्यू ए बन रही होगी पूरी, और वो कहां से स्टार्ट कर रहा है? एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है। ऑप्शन ए है बस। और वो साइन ओमेगा टी प्लस करके कुछ लिख दे, तो भी बात वही है कि वो मीन से स्टार्ट नहीं कर रहा, वो कहीं और से स्टार्ट कर रहा है। कभी कभी, हाँ बोलो कुंदन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। कुंदन कह रहा है कि अगर यहां से स्टार्ट करें तो क्या होगा, है ना? तो यहां पर क्या होगा? तो देखो इसमें क्या होता है कुंदन, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ पाओ तो। देखो ये बदलेंगी बस चीजें, और कुछ भी नहीं होगा। मैंने बोला ना, इसके लिए तुम्हारा मैथमेटिक्स बड़ा मैटर करता है यार। तुम लोग सोचो, जैसे कुंदन ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर ये यहां से स्टार्ट कर जाए तो शुरू में ही टाइम 0 पर इसका y कितना होगा? सो योर इक्वेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू दैट। आपकी इक्वेशन फिर ऐसी होनी चाहिए जो शुरू के समय पर ही आपको बोलो क्या देते? -a। मैं तो कहता हूं शुरू का समय पकड़ लिया करो बस। अब शुरू पे ही -a रिजल्ट तब आ सकता है जब मैं इसको मानूंगा y इक्वल्स टू में a साइन। मुझे तुम सिंपल बताऊं, इधर भी ध्यान दो, कि अभी जब इनिशियली इसने यहां से स्टार्ट करा था, तो हमने बोला था कि इनिशियली यहां से स्टार्ट करा तो π/2 जोड़ दिया था, पीछे से स्टार्ट कर रहे तो π/2 घटा दो। एक आसान चीज सिखाता हूं तुम्हें, एक बार सुनना, वापस आऊंगा उस पर, वापस आऊंगा। अभी सुनो, तुम लोगों से मैं एक छोटी सी चीज पूछता हूं, देखो इससे तुम्हारा काम बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। जब तुमने वो ऑसिलेशन पढ़ा था, तब तुम्हें याद आ रहा है कि मैंने तुम्हें ये टाइम के अकॉर्डिंग तो बताया था, टाइम के अकॉर्डिंग तो बताया था कि अलग अलग टाइम क्या क्या होते हैं। बताओ कितने कितने टाइम होते हैं, जल्दी बताओ। टाइम 0, कौन सा समय? कौन सा समय? एक बड़ी ही जरूरी चीज बोलूंगा मैं, तुम्हें पता है y इक्वल टू में a साइन ओमेगा टी के अंदर ये क्या होता है? ये फेस होता है।
इसको फेस बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं फेस। मेरा बस आपसे एक छोटा सा पॉइंट है कि इन अलग अलग टाइम पे ना आपको फेस की वैल्यू बतानी है। जैसे कि मुझे बताओ टाइम 0 पर फेस कितना होता है? 0। टाइम 0 पर फेस कितना होता है? 0। फेस मतलब ये चीज 0 होती है। टाइम t/4 पर फेस कितना होता है? यार ये π/2 बन जाता होगा तभी तो sin π/2 की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी आती होगी? a आती होगी। फेस पे ध्यान देना, फेस पे। इधर वापस फेस कितना होता है बोलो? पाई का। देखो ना, t/2 पर रखोगे तो पाई आएगा। और यहां पर फेस कितने का होता है? और यहां पर फेस कितने का होता है? वापस से 2 पाई का। ऐसे कुछ होता है। जब उसने स्टार्टिंग में ही यहां से शुरू करा था ना, जब उसने यहां से स्टार्ट करा था तो उसका इनिशियल फेस ही π/2 था। इनिशियल फेस ही बोलो भाई, जब वो यहां से शुरू कर रहा था, देखो ना नेक्स्ट में मैंने यहां से शुरू कर रहा है। अगर वो यहां से शुरू कर रहा है इसका मतलब उसका π/2 फेस पहले से ही चल रहा है। तो हमने ओमेगा टी में बस क्या कर दिया? π/2 एक्स्ट्रा जोड़ दिया। हालांकि अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेट लगे तो वैसे सोच लेना है आप लोगों को भी बनाना कैसे। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला कि अगर यहां से स्टार्ट कर रहा है तो मैंने इक्वेशन लिख दी y = a sin ओमेगा t - π/2। अब तुम देखो इसको कैसे काम कराओगे, करके देखो एक बार। टाइम को 0 रखो सब बच्चे। सुमित टाइम को 0 रख के देख, तो ओमेगा टी खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? sin - π/2। तुम जिन बच्चों को मैथमेटिक्स ठीक से आता है ना, sin माइनस थीटा बच्चों माइनस sin थीटा होता है। माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, ऐसा होता है। तो अगर मैं बात करूं टाइम 0 पर तो ये sin - π/2 बनेगा, माइनस बाहर आ जाएगा। क्या बनेगा बोलो? माइनस का a sin π/2। sin π/2 क्या होता है? 1। तो वैल्यू क्या आ गई? माइनस है। क्या आ गई? नहीं आया ना। तो टाइम 0 पर y कितना आ गया? टाइम 0 पर y कितना आ गया? माइनस है। चलो थोड़ा और ट्राई करते हैं। यहां पर जब ये आएगा तो t/4 समय बीत जाएगा, है ना, 1/4 समय बीत जाएगा, और तब y कितना हो जाएगा? 0। करके देख लो। t/4 समय पर तुम्हें पता है ओमेगा टी कितना होता है? ओमेगा टी π/2 होता है। कितना होता है बोलो? देख लो, ओमेगा टी का कैलकुलेशन π/2 होता है t/4 पे। ये तो याद ही कर लो। तो π/2 माइनस π/2 कितना हो जाएगा बोलो? 0। और sin 0 कितना रिजल्ट दे देगा तुम्हें? 0। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। t/2 पर तुम्हें पता है कि लॉजिकली t/2 पर आंसर कितना आना चाहिए? t/2 पर आंसर कितना आना चाहिए? ये मैंने क्या लिख दिया? t/4। t/2 पर आंसर कितना आना चाहिए? a आना चाहिए। तो मुझे तुम बताओ t/2 पर ओमेगा टी कितना होता है? पाई। और पाई में से π/2 घटेगा तो π/2 बचेगा, और sin π/2 क्या हो जाएगा? 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a आ जाएगी। a आ जाएगी, जो कि है ऊपर। मतलब कि आपकी इक्वेशन इस बात पर निर्भर करती है कि वो एक्चुअली में ऑसिलेट करना कहां से स्टार्ट कर रहा है। गेट माई पॉइंट और नॉट? नहीं आया ना समझ में? अब आप लोग कहेंगे सर पेपर में तो कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज्यादा, हमें हम कैसे इतना आइडिया लगा पाएंगे कि कहां से कैसे बनाना है। यार देखो, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। पेपर में एग्जामिनर ज्यादा नहीं तुम्हें घुमाएगा, तुम्हें हद से हद घुमाएगा तो इन्हीं 3 केस पे घुमाने वाला है। तो तुम्हें क्या बोलेगा? द बॉडी स्टार्ट ऑसिलेटिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, खत्म। y = a sin ओमेगा t, खत्म। द बॉडी स्टार्ट ऑसिलेटिंग फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो राइट वाला एक्सट्रीम है जिसमें y a ऑलरेडी वहां से शुरू कर रहा है, तो या तो हम लिखेंगे y = a sin ओमेगा t प्लस π/2। अच्छा लॉजिक समझ में आ रहा है? प्लस π/2 क्यों लिखना है? क्योंकि अगर मैं नहीं लिखूंगा तो फिर तो y 0 आ जाएगा मेरा, लेकिन ऐसे करने पर मेरा y शुरू में ही आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो या तो ये लिखना या ये लिखना। और अगर बोले कि वो इधर वाले एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है कि y शुरू में ही माइनस a है, शुरू में ही बोलो क्या है? माइनस a है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? किस बात समझ में? शुरू में ही माइनस a है, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? y = a sin ओमेगा t माइनस π/2। कि वो जिस जगह चल रहा था उससे भी π/2 पीछे से चल रहा है, वही इसमें π/2 पीछे चल रहा है और पीछे चल रहा है। तो आपको ओमेगा टी माइनस π/2 लिखना है ऐसे में। ऐसे में फिर आपका टाइम 0 पर ना अपने आप माइनस a आ जाएगा। टाइम 0 पर अपने आप क्या आ जाएगा? माइनस a। तो आपको 3 ही तो बातें याद करनी है। मैं तो बोल रहा हूं ये 2 पे ही रहता है, 2 पे ही रहता है, या तो इस पे या इस पे। लेकिन अगर तीसरा भी रहे तो इस पे आएगा। कुछ समझे मेरी बात को? और इसी को ही कॉस में कन्वर्ट करते हैं। जिन बच्चों के मन में डाउट था ना कि कॉस क्यों लिया, प्रिंस क्लियर हो गई मेरी बात? इसी को वो कॉस दिखा सकता है। अब एक आखिरी बात और, कभी कभी आप यूं कहेंगे सर क्या पता उसने कहीं बीच में से स्टार्ट करा हो, यहां पर से स्टार्ट करके फिर यूं जा रहा था। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मुझे बताओ अगर यहां से स्टार्ट करके वहां जा रहा था तो यहां पर जब था, जब एग्जैक्टली यहां था तुमने π/2 लिखा, क्योंकि शुरू में y a मिलना चाहिए था। शुरू में y क्या मिलना चाहिए था? a। अगर आप चाहते हैं कि वो बीच में गई था, मतलब a/2 से उसने शुरू किया था, बीच से शुरू किया था, तो ऐसे में ना वो पता है क्या लिख के देता है? वो ऐसे लिख के देता है कि हमारी इक्वेशन जो है ना y = a sin ओमेगा t प्लस में π/6, ऐसे लिख के दे दिया। अब इस इक्वेशन का साइन समझो तुम लोग, तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है इस चीज को लेके, बस तुम इसको समझो कि उसने बोला है कि तुम्हारा जो इनिशियल फेस है, तुम्हारा जो इनिशियल फेस है वो ही बोलो क्या है? π/6 है। इनिशियल फेस π/6 का मतलब ये है कि ऐसे में अगर मैं टाइम 0 पे बात करूंगा तो तुम सब बच्चे बताना टाइम 0 पर ओमेगा टी कितना होता है? 0। अरे ओमेगा टी कितना होगा? 0। तो मुझे बताओ जरा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a sin π/6। और sin π/6 का मतलब है, पाई का मतलब 180 होता है,
180/6 करेंगे 30 आएगा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। तो शुरू में ही a/2 मतलब बीच में था वो, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने यहां से पकड़ के उसका धक्का दिया। क्लियर हो? आगे क्या मत निकालिए, बस आपको शुरू का पता लग जाएगा कि वो शुरू में अगर साइन ओमेगा टी होता तो मीन से स्टार्ट था, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 था, π/2 प्लस था, π/2 मतलब 90 डिग्री, तो एक्सट्रीम पे था, लेकिन π/2 से कम है और 0 से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है बीच में कहीं से स्टार्ट कर रहा है। ये बहुत अलग मतलब कि आया तो, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रहा है? वो कभी कभी क्या करता है ना, क्वेश्चन ऐसे दे देता है, क्वेश्चन ऐसे देता है कि y इज इक्वल टू में a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, इसका फाइंड इनिशियल, इसका इनिशियल फेज क्या है, इनिशियल फेज क्या है, तो बता पाओगे? तो इसका इनिशियल फेज क्या है बोलो? π/2, सॉरी π/6 लिख दूंगा इसको, तो π/6 आएगा, और π/2 लिख दो तो π/2 आएगा, -π/2 लिख दो -π/2 आएगा। इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल फेज कितना है, ऑलरेडी फेज कितना है इनिशियल। इनिशियल फेज का मतलब टाइम 0 पर अंदर की चीज क्या है, वही उसका इनिशियल फेज है। टाइम 0 पर उसके अंदर की चीज क्या है, वो उसका इनिशियल फेज, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप कहेंगे सर आप वाई पे ही बताए जा रहे हो कि मान लो इक्वेशन अगर ये वाली बन गई, हाँ भाई, अगर इक्वेशन ये वाली बन गई हमारी कि एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, आखिरी बात खत्म हो गया, फिर एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, तो शुरू में वाई कितना होगा? ए। तो सर ऐसे में तो वेलोसिटी की भी इक्वेशन बदल जाएगी, क्योंकि शुरू में फिर वाई कितना हो जाएगा? 0, t/4 के बाद क्या होएगा? मैक्सिमम। लेकिन याद करो उस केस में जो हमने नॉर्मल पढ़ा था, उसमें t/4 के बाद वाई क्या होता था, वेलोसिटी क्या होती थी? 0। इस बार t/4 के बाद वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। अंकित इधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होने, ध्यान सुनो। तो आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है भाई, तुम ये कहना कि मेरे को वाई निकालना आ गया किसी भी समय पे, अगर वाई निकालना आ गया ना, जस्ट यूज दीज फॉर्मूलाज, बस ये फॉर्मूला चेंज नहीं होंगे, बिकॉज ये सारे फॉर्मूले मैंने किस पे डिपेंडेंट बनाए हैं? वाई पे। किस पे बनाए हैं? वाई पे। जैसे कि बस तुमसे एक चीज सिखाऊंगा, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। मुझे बस तुम ये बताओ, इस समय टाइम 0 पर, हाँ भाई रौनक, टाइम 0 पर तुम्हारा वेलोसिटी कितना होगा? 0। और t/4 के बाद क्या होगा? मैक्सिमम स्पीड होगा। कितना होगा आशीष? टाइम 0 पर तेरा वेलोसिटी कितना होगा इस समय? 0, क्योंकि स्ट्रीम पे है, पकड़ के छोड़ेगा। और t/4 के बाद बोलो क्या होगा? मैक्सिमम। उस वाले को याद करो, पुराने वाले को याद करो, भूलो मत। उसमें टाइम 0 पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता था, और t/4 पर बोलो क्या होता था? 0 होता था वेलोसिटी, भूलिए मत। इस बार t/4 के बाद मैक्सिमम होगा, t/4 के बाद क्या होगा? डोंट वरी, तुम्हारा आंसर बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग सही आएगा। कैसे बताओ जरा? शुरू में टाइम 0 पर y को क्या रख देगा? a। शुरू में क्यों बोलेगा? तो इस बार टाइम 0 पर y a है, उस वाले समय में टाइम 0 पर y तेरा क्या होता था? 0 होता था, तो बोलेगा इस बार टाइम 0 पर y a है, टाइम 0 पर y a है, y को a रखेगा, वेलोसिटी 0 आ जाएगा अपने आप। आ गया? टाइम 0 पर वेलोसिटी 0। t/4 के बाद तो बोलेगा मेरा y 0 है, t/4 के बाद बोलेगा मेरा y, तो मेरा y 0 है, तो y 0 हो गया, तो बोलो कितना आ गया? a ओमेगा। आ गया कि नहीं आ गया? उसमें तो बोलता था t/4 के बाद मेरा y a है, तो t/4 के बाद मेरा y a है, तो मेरा आंसर कितना आता था? 0 आता था। कितना आता था बोलो? 0। तो मींस तुम्हें बस किसी भी समय पर अगर y पता है, तो उस समय की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स इसी फॉर्मूले से निकलेगा। बस किसका इक्वेशन बदल जाता है? y का। किसका बदल जाता है बोलो? अब y तुम्हारा निकल गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम v, a, फोर्स सब निकाल सकते हो। नहीं आई मेरी बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? सुमित को नहीं आई? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे कि तुम मुझे बता, जब ये वाला ऑसिलेशन शुरू हो रहा था, जब ये यहां से 0 से स्टार्ट कर रहा था, तब तेरी वेलोसिटी t/4 के बाद कितनी आती थी? 0 आती थी। बट इधर t/4 के बाद कितनी आएगी? मैक्सिमम ना, कि मीन से होता हो जाएगा, तेज जाएगा बिल्कुल। तो आपको भी सर उसके लिए भी इक्वेशन बदलेगा? मैं कह रहा हूं नहीं बदलेगा, क्योंकि तुम्हें ध्यान रखना है, इस वक्त पे तुम t/4 पे y को कितना चूज करते थे? a। t/4 पर y को कितना चूज करते थे? y को चूज करते थे a। तो तू y को ना a रख के देखता था इस इक्वेशन में कि मेरी वेलोसिटी कितनी आएगी जब y a होगा, तो y को तू a रखता था, तेरी वेलोसिटी 0 आई थी। सही आंसर आता था। इधर तू t/4 के बाद अपने आप ही बता y को क्या रखेगा? तू कहेगा t/4 के बाद तो सर y मेरा जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? और तू जो 0 पुट करेगा यहां पर, तो 0 पुट करने पे तेरा कितना आ जाएगा? a ओमेगा। ऑटोमेटिकली आंसर सही आ गया ना? इधर t/4 पर कितना आ गया तेरा? v 0 आ गया, उधर t/4 पर कितना आ गया? a ओमेगा। क्योंकि दोनों बार t/4 पर y की वैल्यू अलग अलग है, ये y की वैल्यू a देता है, वो y की वैल्यू 0 देता है, इसलिए वेलोसिटीज भी क्या सी आ जाती है बोलो? अलग अलग आ जाती है। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है बच्चों, कि तुम्हें y निकालना आना चाहिए, उसके बाद भूल जाओ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स के लिए 100% हमेशा यही फॉर्मूले लगाने, कुछ नहीं करना, और ये तीन ही लगेंगे बस। y आप लोगों का, अगर उसने क्वेश्चन में बोला है कि स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन से, तो चूज इक्वेशन एज अ y इज इक्वल टू में a sin ओमेगा t। नहीं समझ में आया? अगर उसने मीन पोजीशन से स्टार्ट करा तो बोलो क्या बोलोगे? a sin ओमेगा t। अगर बोले एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर इस वाले एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर y a बोला, तो y इज इक्वल टू में a sin ओमेगा t प्लस π/2, और इस वाले से कर रहा है तो y इज इक्वल टू में a sin ओमेगा t माइनस π/2। नहीं आया समझ में? अब उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू अलग अलग समय पर अलग आएगी, और जिस भी समय पे जो भी y की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स निकल जाएगा।
नहीं आया समझ में। हाँ हाँ, जैसे तुम मुझे बताओ, इसमें इसमें टी बाय 4 के बाद फोर्स कितना होता था बताओ, इसमें टी बाय 4 के बाद, तो आप कहोगे सर इसमें टी बाय 4 के बाद वाई कितना होता है, ए, तो फोर्स कितना होएगा माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर ए, जो कि यहां पर मैक्सिमम होता था फोर्स। अब इसमें टी बाय 4 के बाद तुम्हारा वाई जीरो हो जाता है, तो टाइम इसमें टी बाय 4 के बाद बोलोगे वाई जीरो हो गया, तो फोर्स भी कितना हो गया जीरो। और आप देख लीजिए टी बाय 4 के बाद इसमें फोर्स जीरो है, कोई रिस्टोरिंग फोर्स टी बाय 4 के बाद इसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, बट इसमें टी बाय 4 के बाद रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाता है। दोनों का सिचुएशन अलग है घूमने का, इसलिए फोर्स का आंसर भी अलग आ रहा है, क्योंकि जब सबका आंसर वाई का बदल गया तो आप सोचिए ना, सबका वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स भी तो उन समय पे बदल जाएगा, क्योंकि सब किस पे डिपेंडेंट है बोलो, वाई पे। तो किसी का वाई यहां पर जीरो है, उस समय उसका वाई ए है, तो यार ये अलग आंसर देगा इन सबके और वो अलग आंसर देगा, और होना भी चाहिए। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो सब सिर्फ और सिर्फ वाई निकालना आना चाहिए, बाकी खेल सेट है। अब ये वो चीज थी जो तुम्हें बिल्कुल मैं चैप्टर के लास्ट में सिखाना चाह रहा था, बिकॉज इतनी कमांड बनने के बाद इसको समझना आसान होता है, बट अगर मैं स्टार्टिंग में समझाता तुम लोगों को प्लस फाइव कॉस फाइव ये सब तुम घूम जाते चैप्टर, तुम्हें लगता है कि पता नहीं क्या भयंकर चैप्टर है। अब क्लैरिटी आई इस टॉपिक को लेके, क्वेश्चन नहीं आई भी, थोड़ा सा सारा खेल मैथमेटिक्स का है, और घबराना नहीं पेपर के अंदर साइन ओमेगा टी प्लस में कुछ दिख जाए, कोई टेंशन नहीं, इसका मतलब मीन से स्टार्ट नहीं कर रहा, कहीं और दाएं बाएं से स्टार्ट कर रहा है, बस यही है। बढ़ा जाए आगे, आशीष कुछ आया समझ में? तीन बातें समझ में आई, ये वाली तीन कैसे, ये कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑसिलेशन स्टार्ट फ्रॉम ये वाला कहां से कर रहा है, ये वाला अरे पीछे भाई, ये ध्यान दो, फोन रख दो, पहले तुम मुझे बता दो इक्वेशन क्लियर होगी तुम लोगों को, पक्का ना? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे घर पे जाके तो आइडिया लगेगा आप लोगों को कि उसमें सिर्फ साइन ओमेगा टी कैसे काम कर रहा है, क्योंकि जैसा वेरिएशन हो रहा है वो सिर्फ साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग ही सही आ सकता है। इसमें साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू क्यों काम कर रहा है, बिकॉज जैसा वेरिएशन हो रहा है टाइम जीरो पर वाई अगर ए चाहिए तो यहाँ पर पाई बाय टू जुड़ना जरूरी है। अगर आपको टाइम जीरो पर माइनस ए चाहिए जो कि शुरू वहां से कर रहा है, तो फिर आपका यहाँ पर माइनस पाई बाय टू का भी होना जरूरी है। सिंपल सोच लीजिए, अपने आप आइडिया लग जाएगा। और इन तीन के अलावा जनरली वो कुछ नहीं देता, अगर वो कुछ और देता है तो वो आपको इक्वेशन बनी बनाई देगा, फिर आपसे वो बनवाएगा नहीं, वो बनी बनाई देगा। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर वो क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है, अगर उसको मुश्किल क्वेश्चन बनाना है तो वो यही ट्विस्ट करेगा। चलिए अब आते हैं लास्ट चीज जो मुझे दिखती है। वैसे तो चैप्टर खत्म हो गया तुम लोगों का, वैसे चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चंस बनाने रह गए हैं, लेकिन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बैक एक्सरसाइज में एक ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, मेरे को कोई बच्चा एनसीईआरटी दिखाओ, मैं वो करवा देता हूं तुम लोगों को। देना भाई, क्या हुआ बताओ बताओ। प्लस फाइव यही तो होता है। नहीं नहीं, अरे सुनो ओए बच्चों, ये जो y इज इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते हैं, अब ये फाइव इनिशियल फेज होता है। फाइव बोलो क्या होता है, मतलब ये कह सकते हो, इधर 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 इधर, ये कह सकते हो आप लोग पाई बाय टू जुड़ा तो पाई बाय टू हो गया इनिशियल फेज, माइनस पाई बाय टू तो माइनस पाई बाय टू इनिशियल फेज, पाई बाय सिक्स तो पाई बाय सिक्स इनिशियल फेज। वो लिख दे। जोड़ने का मतलब क्या है कि कभी 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 हमारा ऑसिलेशन मीन से स्टार्ट नहीं होगा, कहीं और से स्टार्ट होगा, और कहीं और से स्टार्ट हो रहा है तो ओमेगा टी में कुछ ना कुछ जुड़ा होगा या घटा होगा। क्लियर है कि नहीं? नहीं है बस उनमें भाई, जो आप ये फाइव लिख रहे हो आप इसको मैच करो ना पीछे, मैंने भी तो यही करा है, या तो कुछ जोड़ा है या कुछ घटाया है या कुछ जीरो जोड़ा है, तो मतलब कुछ भी आ सकता है ऐसा। अगर फाइव जीरो हुआ तो ये बन जाएगी ए साइन ओमेगा टी, फाइव पाई बाय टू हुआ तो बन जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, फाइव की वैल्यू माइनस पाई बाय टू तो ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। एवरी इक्वेशन हैव सम सेंस, हर इक्वेशन का अपना एक सेंस है। अगर फाइव जीरो है तो मतलब ए साइन ओमेगा टी, उसका मतलब है कि वो मीन से स्टार्ट कर रहा है। अगर फाइव की वैल्यू पाई बाय टू है, सुनते चलिए बिल्कुल दोबारा रिपीटेशन सुनते चलिए चीजों को, फाइव की वैल्यू अगर पाई बाय टू है तो बन जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। इसका मतलब हमारा जो पार्टिकल है वो कहां से स्टार्ट कर रहा है, एक्सट्रीम से। अगर फाइव की वैल्यू माइनस पाई बाय टू, दिस बिकम y इज इक्वल टू में a sin ओमेगा t माइनस पाई बाय टू, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ये मतलब है इसका, बस क्लियर हो गया क्वेश्चन?
ये चीज है। आइए, और y एक बार कैलकुलेट हो गया तो उसके बाद v a f सब आ जाएगा भाई। डन डन, चिंता मत करिए, पेपरों से पहले मैं आप लोगों को इन चैप्टर से जहां से मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं जो आपने क्लास में नहीं करे, मैं करवाऊंगा। इसीलिए मेरी कोशिश है कि जितना जल्दी सिलेबस होगा उतना ज्यादा टाइम मुझे मिल जाएगा आपको ऐसी चीजें कराने का जो हमने ड्यूरिंग द क्लास नहीं करी। क्लियर हो रहा है? तो आप लोगों को लेकिन अपने लेवल पे कंटेंट बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर तो कंटेंट से ही आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ श्योरिटी से। लेकिन फिर भी पेपर के अंदर कुछ चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं करा होगा। रीजन है कि इतना समय ही नहीं होता 11th क्लास के अंदर कि सारी बैक एक्सरसाइज कर ले, सब कुछ कर ले। समझ में आ रहा है? 12th में तो रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है, उन बच्चों का 30% रिवाइज भी हो गया सिलेबस, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी। कोई बच्चा 12th में तो उससे पूछना, उनका रिवीजन हो गया 1 महीने पहले तक, अब तो रिवीजन चल रही है, वो सिलेबस हो गया, रिवीजन अब चलने लग रही है उनकी। तो फर्क रहता है 11th और 12th में बच्चों। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए भाई, बहुत ही बढ़िया चीज है, ध्यान सुनिएगा। बस इधर देखो भाई, मेरे पास ना YouTube है। अब ये क्वेश्चन ना आप लोगों का, मतलब ये डेरिवेशन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, बट आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। तो ये एक YouTube है। अरे कैसा YouTube है? अब सुनो यार, ओए बच्चों प्लीज, अब इसके अंदर ना मैं सोचो यहां पर फ्लूइड भर देता हूं, बनेगी नहीं बात। बच्चों थोड़ा ढंग से समझना, ही पेपर में आ जाता है, इसलिए बोल रहा हूं। सुनो, ये यहां से ना मान लो पानी की भरी हुई है, अरे चुपचाप कर लो, जल्दी कर लोगे जल्दी छुट्टी कर दूंगा, पक्का। अब सुनो बच्चों, सिनेरियो क्या है मैं समझाता हूं आप लोगों को। ये फ्लूइड आपको दोनों में, अच्छा मैं अगर नॉर्मली इस फ्लूइड को छोड़ दूं तो ये दोनों लेवल पे बराबर रहेगा? ऐसा रह सकता है कि एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है? नहीं ना, क्योंकि एक तरफ ज्यादा होगा और एक तरफ कम होगा तो वहां का प्रेशर लगेगा और वो उसको वापस से ऐसे करके बराबर बैठेगा, ये बराबर बैठेगा। अभी ये इसका मीन पोजीशन है। जब कोई चीज के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी ना होना तो वो मीन पोजीशन पे है। जैसे कि आप लोग बोलते हो कि एक ब्लॉक जो है वो ऐसे रखा हुआ है, मीन पोजीशन है। पेंडुलम अपनी इस पोजीशन में मीन पोजीशन है, नहीं कर रहा, ये भी अपनी मीन पोजीशन पे। दिखाता हूं इसकी एक्सट्रीम कैसे आएगी, देखो इसकी एक्सट्रीम कैसे आएगी। अब इस पानी को ना थोड़ा सा दबा दीजिए, यहां से इसको हल्का सा H यूनिट से दबा दीजिए। इधर इसको H यूनिट से दबा दोगे तो ये थोड़ा H यूनिट ऊपर चला जाएगा। इधर तान्या
अगर मैं इस पानी को यहां पर h यूनिट से दबा दूंगा तो ये पानी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा. नाउ इट क्रिएट अ डिफरेंस ऑफ द हाउ मच हाइट इन द टू. मैंने इसको h दबाया, वो यहां से h ऊपर चला गया. इट क्रिएट्स अ डिफरेंस ऑफ 2h. 2h कैसे? आपने h इसको नीचे करा, वो h ऊपर चला गया. तो यहां से h नीचे है, वहां से h ऊपर चला गया. कितना डिफरेंस हो गया? 2h का. अब यहां पर 2h हाइट ऊपर है पानी की और यहां पर कम है, तो इस एक्स्ट्रा पानी का दबाव फोर्स लग रहा होगा नीचे, जो यहां पर ऊपर चला गया. नहीं आया. और जैसे ही मैं यहां पर दबाने के बाद इसको छोड़ूंगा, अब ये क्या करेगा? उसका फोर्स जो है इसको लेके आएगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ का एक्स्ट्रा पानी जो होगा और यहाँ पर नीचे आएगा, फिर ऐसे करेगा, तो ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी, नहीं कर देगी? यूं नहीं आया समझ होगा. तो ये इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है. इस ऑसिलेशन का नहीं आया समझ में? प्रिंस, सिचुएशन समझ में आ रही? ये फिलहाल मीन पोजीशन है, लेकिन सोचो मैं इसको दबा दूंगा, वो तो चला जाएगा, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन बन चुकी है. अब छोड़ दूंगा तो क्या होगा? मैं दिखाता हूं क्या सिचुएशन में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं. मैं इस लेवल को देखो, इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूं. ये वो लेवल है जो इनिशियल लेवल है, ये वो लेवल है जो इनिशियल लेवल है. लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि जो पानी है बच्चों, हाँ बिल्कुल चुप रहना. ऐसे ही थोड़ा सा चुप हो जाते हैं, ऐसे हंसियां लग जाती है, अरे ये क्या हो गया, हम भी इतना चुप हो सकते हैं. फिर बस ये इंतजार करते हैं कि कोई शुरू करे और फिर एकदम से बात करना शुरू. अरे चल ठीक है, होगी बात शुरू होगी. चलो अब सुनो भाई, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से भाई, ध्यान से, क्लास प्लीज. अरे ड्राइंग तो बहुत खराब है भाई. क्या होता है ये? अब सुनो, फिर सुनो. अब आपने अगर पानी को यहां से h यूनिट नीचे कर दिया तो यहां से पानी कितना ऊपर चला जाएगा? लेकिन आपको नहीं लगता कि h वो ऊपर गया, h ही नीचे गया, तो ये भी h ही है. और इस जगह पर कितना पानी, मतलब इधर के कंपैरेटिवली ज्यादा है 2h हाइट जितना पानी. हम समझो यार, बड़ा आसान सी चीज है. इतना पानी और इतना पानी तो दोनों साइड पे बराबर है. बोलो मानते हो कि नहीं मानते? लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पानी ऊपर चला गया, अब ये एक्स्ट्रा पानी कुछ फोर्स लगाएगा, और वो जो फोर्स है वही इसको ऑसिलेट करवाएगा. और मैंने तुम लोगों को एक बात बोली थी कि तुम्हें बस रीस्टोरिंग फोर्स ढूंढना होता है. क्या ढूंढना होता है? जितने भी मैंने तुम्हें टाइम पीरियड के केसेस करवाए, मैंने बोला था कि तुम्हारे को पता होना चाहिए कि रीस्टोरिंग फोर्स वैसे तो होता है माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर वाई, और तुम्हें देखना है कि जो माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर वाई है प्रिंस, इस माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर वाई को किसने प्रोवाइड कराया, वो ले आओ और उसको बराबर रख दो. जैसे कि स्प्रिंग के केस में तुम्हारा आया था माइनस के वाई या माइनस 2 KY या माइनस 3 KY, याद आ रहा है? पेंडुलम के केस में तुम्हारा यही आया था, माइनस का mg साइन थीटा, और साइन थीटा को तुमने y/l लिख दिया था. तो तुम्हें ढूंढना होता है कि कौन सा फोर्स उसको ऑसिलेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नहीं आ रहा? पेंडुलम को राइट में लेके गए थे तो mg साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल. स्प्रिंग को आगे लेके गए थे तो माइनस का ky इज रिस्पॉन्सिबल. दो स्प्रिंग थी तो माइनस 2 KY इज रिस्पॉन्सिबल. अगर पढ़ा हुआ है तो तुम्हें सुन रहा हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. तो अगर मैं इस पानी को ऊपर लेके गया तो कितना फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो आप कहोगे जितना इस पानी के वजन ने नीचे की तरफ फोर्स लगाया उतना ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. एग्री करते हो कि नहीं करते? नहीं आ रही बात समझ में? तो हम क्या बोलेंगे? द फोर्स ड्यू टू डिफरेंस of height of liquids in two sides is. अच्छा बताओ फोर्स कितना लगेगा? फोर्स का सभी बच्चों ने, अरे नीचे फोर्स कितना लगेगा? इधर फोर्स का सभी ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, बोलो कितना? mg. अरे फोर्स का सबने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है भाई? मैं सिर्फ इतने ही लिक्विड के फोर्स को क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि एक्चुअली में यहां पर ऑसिलेट करवाने के लिए यही वाला जो फोर्स है ना रिस्पॉन्सिबल है. जितना ज्यादा प्रिंस इधर भाई, जितना ज्यादा तुम इसको क्रिएट कर दोगे ना डिफरेंस को, उतना बड़ा फोर्स एक्ट करके आने वाला है. बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? मेरा बस आपसे ये पूछना है कि कितना पानी ऑसिलेट करवाने के लिए फोर्स पैदा कर रहा है? सिर्फ यही वाला पानी तो कर रहा है, क्योंकि इतना पानी और इतना पानी दोनों साइड में बराबर है, वो तो नहीं कर पाएगा. सो दिस लिक्विड इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट ऑफ दिस लिक्विड. अक्षत, द वेट ऑफ दिस लिक्विड इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्टोरिंग फोर्स.
तो बताओ इसका वेट कितना होगा। अगर इस यूट्यूब का जो एरिया ऑफ प्रोटेक्शन है वो ए है, कितना बोलो एरिया ऑफ प्रोटेक्शन ए, तो आप जानते हो कि नीचे फोर्स कितना लगेगा mg, ध्यान देना भाई mg, और इस पानी के मास को मैं m बोल रहा हूं, इस पानी के मास को मैं m बोल रहा हूं, तो mg इसका फोर्स लगेगा, और मास को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, डेंसिटी इनटू में क्या बोलो, वॉल्यूम। ध्यान देना भाई, कुछ चेंजेस क्यों कर रहा हूं आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। ध्यान दो भाई यहां पर अंकित प्रिंस, ऐसे नहीं टॉपिक में दिक्कत आएगी आप लोगों को। फिर मैं आपसे एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, पानी नॉर्मली ऐसे था, अगर तू इसको पानी को दबा देगा एच हाइट, तो ये पानी एच हाइट और ऊपर चला जाएगा, कितने का डिफरेंस क्रिएट कर देगा, 2h का डिफरेंस क्रिएट कर देगा। और कितना पानी यहां पर फोर्स लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कितना पानी रिस्पॉन्सिबल है, आपको वो ढूंढना होता है, वो फोर्स ढूंढना होता है, वो फोर्स जो इसको ऑसिलेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस पेंडुलम को ऑसिलेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल mg sin थीटा ढूंढ लाए थे, इस ब्लॉक को ऑसिलेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था माइनस के ky ढूंढ लाए थे, और इन सबको m ओमेगा स्क्वायर y के बराबर रखना होता है, याद आ रहा है। तो मैं कहूंगा यहां पर कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो मैंने बोला mg, और mg क्या होगा बोलो, ρgh, mg, और मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। अब सुनो, और प्रेशर होता है वो, अब वॉल्यूम, अच्छा सुनो भाई, वॉल्यूम को मैं कैसे बोल सकता हूं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओ भाई, अरे यार प्लीज, एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, जिसमें आपको पता होगा ऊपर का एरिया ऑफ प्रोटेक्शन पाई आर स्क्वायर होता है, और ये हाइट होती है h। अरे यार याद करो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ऊपर का एरिया ऑफ प्रोटेक्शन इनटू हाइट, ये बोलो किसी चीज का बोलो क्या बताता है, वॉल्यूम। तो मैं वॉल्यूम को बोलो क्या लिख सकता हूं, ए, अरे क्योंकि यार इसका एरिया ऑफ प्रोटेक्शन बोलो क्या होगा, ए इनटू में 2h। तो सभी बच्चे मुझे एक बात का जवाब दो भाई, कितना फोर्स इसको वापस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 2a ρgh, 2a, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सर नहीं हुआ, किसी को भी इसमें डाउट है तो मुझे पहले बता दो, क्योंकि इसके बाद तो बस ड्राइव 2 मिनट का है। ध्यान दो यार, ऐसे नहीं चलेगा, यूट्यूब वाला क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेगा एक यूट्यूब में कुछ लिक्विड है, उसको लिक्विड को हमने एक साइड से कुछ कंप्रेस कर दिया है, दूसरी साइड से रेज हो गया होगा, उसके बाद उसको जैसे ही छोड़ेंगे वो ऑसिलेट करेगा, तो कितने टाइम पीरियड से ऑसिलेट करेगा, मतलब पूरा एक चक्कर वो कितने समय में लगा लेगा। अक्षर क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो इन सभी केसेस में आप लोगों को याद करो, मैंने क्या आपको प्रोसेस बताया था, मैंने प्रोसेस फॉलो करने को बोला था, मैंने कहा था जस्ट ट्राई टू फाइंड दैट फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑसिलेशन, जिसने ऑसिलेशन करवाया है। पेंडुलम के केस में कौन करवाया, mg sin थीटा। ब्लॉक्स के केसेस में स्प्रिंग के साथ ऐसे -ky -2ky, इधर कौन करवाया, ये जो इसका मास, इसका जो वेट है ना mg, वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको ऑसिलेट करवाने के लिए। बोलो क्लियर है कि नहीं। बस उस mg को मैं क्या, आप लोग खुद बताइए ना, क्या मास को मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूं, पानी की डेंसिटी रो और वॉल्यूम v, और इसके वॉल्यूम कितना होगा इस पानी का, a इनटू में 2h बोल सकता हूं, बस वही तो लिखा मैंने यार। अब लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है, अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जानते हो कि इन ऑसिलेशन या अकॉर्डिंग टू एसएचएम इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन, सभी बच्चे मुझे बताओ जरा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का m ओमेगा स्क्वायर y। लेकिन यहां एक बड़ी ही जरूरी चीज है जो सुन लीजिएगा, नहीं तो कभी समझ नहीं आएगा ये यूट्यूब वाला केस कैसे चल रहा है। अंकित प्रिंस यहां ध्यान दे रहे हो, नहीं तो नहीं आएगा भाई, बिल्कुल समझ में। इधर मैंने ना कुछ ऐसा लिखा, एक्चुअली में यहां पर ना मैंने कैपिटल M लिखा या मैंने स्मॉल m लिखा, भैया एक्चुअली में जो रीस्टोरिंग फोर्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ इतना लिक्विड रिस्पॉन्सिबल है, वो सिर्फ इतना लिक्विड रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऑसिलेट कर रही है पूरा का पूरा लिक्विड। जब आप मास लेंगे तो ये मास किसका लोगे बोलो, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा था तो किसका मास था बोलो, पेंडुलम का। जब ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा था किसका मास था बोलो, ब्लॉक का। तो यहां ऑसिलेट कर रहा तो किसका मास लेना पड़ेगा, लिक्विड का, क्योंकि ऑसिलेट पूरी बॉडी करती है, पूरी लिक्विड करता है। तो हम बोलेंगे जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कितना होगा बोलो, जितना पूरे लिक्विड का मास है इनटू में बोलो क्या, ओमेगा स्क्वायर बाई। बट ये वाला मास क्या था, ये था रीस्टोरिंग फोर्स जो बना था। यहां पर मास वहां पर मास अलग इसलिए ले रहा हूं बच्चों, क्योंकि यहां पर सिर्फ इतना मास रिस्पॉन्सिबल है रीस्टोरिंग फोर्स पैदा करने के लिए, बट ऑसिलेट पूरा लिक्विड होता है, इसलिए फोर्स तो जो मास लेना पड़ेगा पूरे लिक्विड का लेना पड़ेगा। बट इधर क्या सीन था, इधर तो यार जब तुम रीस्टोरिंग फोर्स बना रहे थे तो mg sin थीटा था, पूरा पेंडुलम का मास आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, समझो मेरी बात को। लेकिन यहां पर आपका रीस्टोरिंग बना रहा है थोड़ा सा पानी और ऑसिलेट कर रही है पूरी बॉडी। ये वाला फोर्स किसके लिए होता है याद करो, जब बॉडी ऑसिलेट करती है तो उस बॉडी पे कितना फोर्स है, तो वो कैसे निकलता है, माइनस का m ओमेगा स्क्वायर y बोलते हैं। उसमें m तो पूरी बॉडी का मास होता है ना, तो पूरे फ्लूइड का मास कितना बोलो, कैपिटल M। कितना है बोलो, क्योंकि ऑसिलेट पूरी बॉडी कर रही है। अब तुम मुझे बस ये बताओ कैपिटल M में कैसे निकालूंगा, तो इसमें मैं एक छोटी सी चीज तुम्हें बता देता हूं बच्चों। जितने लिक्विड में पानी भरा हुआ है, जैसे यहां से लेके यहां तक का, तो ये यूं कहते हैं कि हालांकि कुछ जगहों पे ऐसा लिखा गया है कि ये L है और ये भी L है,
तो ये पूरा आप कहोगे सर 12 से थोड़ा ज्यादा ही होगा, लेकिन बुक्स इसको 12 ही मान के चलती है, कहती है कि ये वाला जो पोर्शन है ना बहुत थोड़ा सा है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको यूं कैलकुलेट करें कि ये पूरी लेंथ यहां से लेके यहां तक की कितनी है, बोलो। यहां से लेके यहां तक की लेंथ 12 है। अब अगर यहां से लेके यहां तक की लेंथ 12 है, लगभग एल यहां तक की, एल यहां तक की, मुझे बस ये जानना है तुम लोगों से, इस पानी का मास कितना होगा, इस पानी का मास कितना होगा। क्लास इसका एरिया ऑफ प्रोटेक्शन ए है, तो मास कितना होता है बोलो सब बच्चे, डेंसिटी इनटू में इस पानी का पूरे का वॉल्यूम ओमेगा स्क्वायर वाई, इस पूरे पानी का वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू में 12। बहुत बढ़िया बच्चों, ए इंटू में दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। सेकंड इक्वेशन, दोनों को इक्वेट करिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। मुझे बताओ जरा क्या आएगा, 2a रो जी एच बराबर में रो ए 2l ओमेगा स्क्वायर वाई। बताओ क्या क्या कट रहा है, जो कट रहा है काट दो। रो से, चलो ए से ही काट दिया, रो से रो कट गया, 2 से 2 कट गया, और हाँ हाँ हाँ, तो एक छोटा सा देखो चीज क्या है ना, या तो यहां पर भी हम इसको y को h ले, क्योंकि मैंने ना वो जो डिस्प्लेसमेंट करा था वो h लिख दिया, यहां पर क्या लिख दिया बोलो h, या फिर अदरवाइज यहां पर ही तुम इसको बोलो क्या कर दो, y कर दो। क्या कर दो कि हमने y यूनिट से इसको दबाया, ओए हमने y यूनिट से इसको दबाया, तो ये y यूनिट रेज कर गया, और ये y यूनिट बोलो क्या हो गया, तो बोलो कितना आएगा यहां पर, h की जगह पे बोलो क्या आएगा, वो मैंने बस वो ले लिया कि h ले लिया उसकी जगह पे, अदरवाइज ये आएगा। सही है, सही है। अरे नहीं समझे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे जैसे आप पेंडुलम को ऐसे करके लेके जाते हो, तो क्या लिखा था तुमने इस केस में, वाई लिखा था ना, इसको क्या लिखा था, वाई। इसको तुम लेके गए थे, क्या लिखा था तुमने, तो इसको जब मैं लेके गया तो मैंने वाई नहीं लिखा, मैंने क्या लिख दिया गलती से, एच लिख दिया। गलती तो कुछ नहीं है, अगर आप यहां एच लिख रहे हो तो वहां एच मान लो, ठीक है। लेकिन तुम लोग हर एक प्रोसीजर जब एक तरीके से करा तो इसको भी एक से कर लेते ना। तो जब तुम इसको लेके गए थे तो तुमने क्या माना था, वाई यूनिट डिस्प्लेस कर दिया, उसको लेके गए तो बोलो क्या, वाई यूनिट डिस्प्लेस कर दिया। जब तुमने इसको दबाया तो इसको भी क्या मान लो, वाई यूनिट डिस्प्लेस कर दिया। नहीं आया समझ में, तो मुझे बताओ वाई से वाई भी क्या हो जाएगा, क्या बच गया फिर, जी बराबर में एल ओमेगा स्क्वायर। सभी बच्चे जानते हैं कि ओमेगा होता है 2 पाई बाय, आप देखते हो सबके आंसर एक जैसे आते हैं। बस, लेकिन देखो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, ये YouTube वाला जो ड्राइव है ना, इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप हल्के में मत लेना इसको। अच्छा, इस YouTube वाले में एक छोटी सी चीज जो बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, यहां मैं एक छोटी सी चीज बोल रहा हूँ, ऑसिलेट कर रहा है पूरा लिक्विड, सुमित ऑसिलेट कर रहा है पूरा लिक्विड। तो जिस समय मैंने ऑसिलेशन वाला फॉर्मूला लगाया तो मैंने पूरे लिक्विड का मास लिया, पूरे लिक्विड का मास लिया। पूरे लिक्विड का मास कितना होगा बोलो, उसका डेंसिटी इंटू में पूरे लिक्विड का वॉल्यूम, और पूरे लिक्विड का वॉल्यूम होगा ए इंटू में क्या 2l। बस मैंने वही चीज लिखी है, बाकी सब वही है। लेकिन जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको मतलब उसको रिस्टोर करवाने के लिए, जो उसको वापस लाने के लिए, वो फोर्स कितना है, वो फोर्स सिर्फ इतने लिक्विड की वजह से, और इतने लिक्विड का मास लूंगा बस मैं, फिर तो बोलूंगा m इंटू जी। क्या बोलूंगा, बस यही फर्क है। तो इसका मास कितना होगा, डेंसिटी सेम होगी, जितना पानी किलो जितने पानी किलो, डेंसिटी बोलो क्या होगी, सेम, पानी की डेंसिटी सेम रहेगी ना, बस वॉल्यूम इसका बोलो क्या हो जाएगा अलग, और इसका वॉल्यूम कितना होगा तो बोलेंगे a इंटू में 2y, a इंटू में उसका वॉल्यूम होगा a इंटू में 2l। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑसिलेट तो पूरी बॉडी कर रही है, तो इससे फोर्स जब वहां लिया तो पूरी बॉडी का मास लिया, और यहां पर बेसिकली जितने की वजह से रिस्पॉन्सिबल था वो उसका लिया। बट यहां ऐसी दिक्कत नहीं आती है, बिकॉज पूरी बॉडी जो ऑसिलेट करती है उसमें पूरी बॉडी का ही रिस्टोरिंग फोर्स में हाथ होता है भाई, इसका ही रिस्टोरिंग फोर्स में आता है, इसका भी रिस्टोरिंग फोर्स में आता है, लेकिन यहां पर सिर्फ इतने पानी का रिस्टोरिंग फोर्स में आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इससे थोड़ा फर्क आया इस केस के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, बैक एक्सरसाइज के अंदर एक थोड़ा सा क्वेश्चन है इसका, तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, पक्का थोड़ा सा रिटन प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का, तब बात बनेगी। समझ आ गया। एक सेकंड में एक चीज देख लेता हूं, अगर मुझे कुछ लगता है तो। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर छोड़ देंगे।
ओए बस। बच्चों मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, बस मैं आपको हिंट दूंगा, फिर आप लोग ट्राई करिएगा, हिंट दूंगा। और इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल भी आप लोग बुक से ना देखें, बुक में बहुत कॉम्प्लिकेट तरीके से इसको करा गया है। आप लोग सुने जो तरीका मैं बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। एनर्जी वाले क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करने हैं। आप क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है। सुन लो, फिर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। और मैं कह रहा हूं बहुत इजी क्वेश्चन है। लास्ट क्लास मुझे बताओ कि किसी भी ऑसिलेट करती हुई बॉडी के पास, प्रिंस इधर, टोटल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के स्क्वायर। टोटल एनर्जी का सबने फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ के ए स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई भी ब्लॉक अपनी पोजीशन से y यूनिट डिस्प्लेस कर रखा है तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? हाफ के वाई स्क्वायर। अगर कोई भी ब्लॉक y यूनिट डिस्प्लेस कर रखा है, रुक जा भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी बोलो? हाफ के वाई स्क्वायर। और काइनेटिक कितना होगा जरा बताओ? तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने कुछ ऐसा लिखा है कि टोटल हर वक्त हाफ के स्क्वायर होती है। तो अगर पोटेंशियल हाफ के वाई स्क्वायर है तो काइनेटिक कितनी बची है? हाफ के स्क्वायर माइनस क्या बोलो? हाफ के वाई स्क्वायर। अरे वही तो चीज है। अब मेरी बात सुनना, उसका क्वेश्चन बड़ा ही बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान से सुनोगे हो जाएगा। मोक्षा यहां पर देखो, मेरे पास ये ब्लॉक है जो स्प्रिंग से अटैच है, इस पोजीशन में है फिलहाल, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है बच्चों, कितना दिया हुआ है? 50 न्यूटन पर मीटर। सुनिएगा पूरी बात, अब कर लोगे मेरे को पता है, बस ध्यान सुनना। आप लोग इसका मास जानते हैं 1 kg है, ध्यान सुनिए। फिलहाल इसके पास कुछ नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर बच्चों मैं इस ब्लॉक को, ध्यान से सुनिएगा, 10 सेंटीमीटर आगे खींच दूं, कहां ले जाऊं इसको खींच के? मैं 10 सेंटीमीटर आगे खींच के ले जाऊं। एक बार सुन लीजिएगा, उसके बाद तुम पक्का कर जाओगे इसको। तो मतलब कि पहले कहां था बोलो? यहां था, और मैं ले गया उसको 10 सेंटीमीटर आगे, यानी बाई 10 कर दिया मैंने। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये। अब यहां ले जाने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया। आयुष, यहां ले जाने के, अगर लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी वैसे नहीं आएगा समझ में। अगर मैं इसको यहां पर ले गया हूं और फिर मैंने छोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां जब मैं इसको पकड़ के बैठा था इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी बन गई थी, और छोड़ूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो उसका सवाल ये है कि बताइए, जब ये बिल्कुल बीच में कहीं यहां पर कहीं होगा, जब वो 5 सेंटीमीटर दूर होगा, कितनी दूर होगा बोलो? जब वो यहां से 5 सेंटीमीटर दूर होगा, तब उसके पास कितनी काइनेटिक होगी, कितनी पोटेंशियल होगी, और कितनी टोटल होगी? देखिए इसका एक सिंपल सा तरीका है, सुन लो, एक सिंपल सा तरीका है। आप लोग ये मान के चलो कि यहां पर जब ये था बिल्कुल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो इसके पास, आप लोगों को पता है, आपने इसको पकड़ रखा होगा ऐसे, आपने इसको ऐसे पकड़ रखा है और फिर छोड़ोगे इसको, बोला है कि नहीं? तो इसका काइनेटिक एनर्जी इस जगह पर कितना होगा? बोलो मानते हो कि नहीं मानते? काइनेटिक कितना होगा? प्रिंस नहीं समझा यार? तेरा y इक्वल टू 10 क्या हो गया? तेरा ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया। मैक्सिमम क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। ए की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी बोलो? ए की। अब आप दिमाग लगाओ कि इस जगह पर काइनेटिक तो जीरो है, बट पोटेंशियल जीरो। अब पोटेंशियल होगा कितना? तो मैंने कहा भाई, अगर मैं टोटल निकालने में कामयाब हो गया तो पोटेंशियल उतना ही होगा इस समय, क्योंकि इस जगह पर काइनेटिक कितना होता है? जीरो। तो टोटल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के स्क्वायर। सभी बच्चे दिमाग लगाना, कितनी होती है बोलो? हाफ के स्क्वायर। तुम्हें के पता है? तुम्हें के पता है? ए पता है? 10 है भाई, ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसमें 10 है। तुम्हारा क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी। और जो टोटल होएगा वही तो बोलो क्या होगा? पोटेंशियल, क्योंकि काइनेटिक तो इस समय जीरो है। नहीं समझे मेरी बात को? तो आपको इधर की क्यों निकाल रहे हो? निकालने तो इधर की है।
यहीं पे काम आने वाला सब कुछ। जब तुम्हारी 5 पे आएगी, तुम मुझे बताओ जरा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के वाई स्क्वायर। कितनी होगी बोलो? पोटेंशियल एनर्जी तो वाई के हिसाब से निकल आती है ना, हाफ के वाई स्क्वायर। तो वाई कितना लोगे बोलो प्रेम? वाई कितना लेगा? 5। 5 मतलब कि 0.05 लोगे। क्या लोगे बोलो? पॉइंट। तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब तुमको काइनेटिक कितना होगा बीच में? काइनेटिक भी होगा। तो भैया टोटल एनर्जी जितना यहां था, टोटल तो उतना ही यहां पर भी उतना ही होगा। पोटेंशियल निकल चुका है, तो टोटल में से पोटेंशियल को माइनस कर दोगे, बोलो क्या आ जाएगा? काइनेटिक आ जाएगा। सिंपल। कह रहे हैं समझ में नहीं आया सर? ध्यान से सुनिए ना इस चीज को। चलो मैं करवा देता हूं। ये वाला एंड ए एंड है और ये वाला एंड बी एंड है। तो मुझे बताओ जरा सब बच्चे, एट पॉइंट बी, सभी बच्चे मुझे बताओ बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी बता दो बस। हाफ के स्क्वायर। चलो के बोलो कितना? ए बोलो कितना? ए 10 सेंटीमीटर को लिखूंगा 0.10 का स्क्वायर। ढंग से सुन लो, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, बता रहा हूं मैं आप लोगों को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इस ब्लॉक को ऐसे, सुमित, अगर ब्लॉक को मैं ऐसे 10 यूनिट दूर ले आकर पकड़ के बैठा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ के ए स्क्वायर। मैक्सिमम दूरी पे जो होता है वो ए होता है, तो हाफ के स्क्वायर। काइनेटिक इस समय 0 और जो ही एनर्जी है वही सारी पोटेंशियल है। तो मैं ये बोलूंगा हाफ के स्क्वायर कितना आएगा? सब बच्चे बताओ हाफ के स्क्वायर कितना आएगा? तो मैंने बोला 1/2 इंटू में 50 इंटू में, अगर मैं करता हूं 10 का स्क्वायर आएगा 100 इंटू में 10 की पावर -4 आएगा। समझ रहे हो? मतलब मैंने गलत कर दिया शायद। नहीं ठीक है, वही चीज है, वही चीज है। अब बताओ कितना आया? तो ये आया 2500, तो 25 इंटू 10 की पावर -2, 0.25 जूल। इसका मतलब इस ब्लॉक के पास नेट एनर्जी कितनी है बोलो? 0.25 जूल। एक बार मैच कर लेते हैं। द नेट एनर्जी विल बी 0.25 जूल्स। इज दैट क्लियर? इस जगह पर 0.25। अब उसी का बंटवारा कुछ काइनेटिक में हो जाता है, कुछ पोटेंशियल में हो जाता है। हाँ भाई, तो मुझे तुम ये बताओ अंकित, अगर ये बिल्कुल अपने एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे है, तो इस समय इसकी टोटल एनर्जी कितनी है बोलो? 0.25। क्योंकि मुझे पता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर। व्हाट इज ए? ए होता है जो मैक्सिमम दूरी तक गया था, वो होता है ए। तो मैंने कहा उसके हिसाब से मेरे को होता है मैक्सिमम 10 तक गया, तो मैंने टोटल एनर्जी निकाल ली। अब इसी जगह पर तुमसे कोई काइनेटिक पूछे, तुम बता सकते हो काइनेटिक तो एक्सट्रीम पे 0 होगी और पोटेंशियल कितनी होगी? 0.25 ही होगी इस जगह पर, क्योंकि इस जगह पर पोटेंशियल ही टोटल होती है। अरे नहीं यार, ये बात समझ में? अब सुनो जरा, उसने क्वेश्चन क्या पूछा था? एट पॉइंट ए when y is 5 सेंटीमीटर। बच्चों एट पॉइंट ए when y is 5 सेंटीमीटर। अब तुम मुझे बताओ, जो y 5 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सब बच्चे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? हाफ के वाई स्क्वायर। तो बोलो क्या होगा? हाफ के कितना बोलो सब बच्चे? 50, और y बोलो कितना? 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.05 आएगा। बोलो सही बोल रहा हूं? बोलो कितना आएगा? ये एक तरीके से हो गया 25 गुना में, ये होएगा एक तरीके से 5 इंटू में 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 गुना में 10 की पावर -4, 625 गुना में 10 की पावर -4। तो सभी बच्चे मुझे बताओ, इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी इतनी। अब तुम सोच रहे हो काइनेटिक कितनी होगी? अरे यार, काइनेटिक होगी टोटल में से किसको घटा दो, और टोटल तो उधर जितनी थी उतनी इधर रहेगी। टोटल थोड़ा ना बदलती है। नहीं आ रहा यार। तो टोटल कितनी थी बोलो? 0.25 माइनस कर दिया इस जगह पर, बोलो किसको? बोलो पोटेंशियल को। तो कितना आएगा? काइनेटिक आ जाएगा 0.19। कितना आ जाएगा बोलो? अरे 0.06 आइडिया से थोड़ा वो रफली कैलकुलेट कर रहा है, तो 0.19 कुछ करके आपका आंसर आ जाएगा। ये 0.06 है, ये 0.19, दोनों को मिलाओगे तो वापस 0.25 बन जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो आप लोगों ने क्या करा पता है? तुमने क्या दिमाग लगाया इसके अंदर कि किसी जगह का तुमने टोटल निकाल लिया। अब टोटल तो हर जगह पे कैसा रहेगा? सेम। तो मैंने बस पता था कि इधर भी टोटल तो उतना ही होगा, बस यहाँ की पोटेंशियल निकाल लेते। क्या निकाल लेते बोलो? क्योंकि पोटेंशियल आपको पता है हाफ के वाई स्क्वायर से निकल जाती है। बस मुझे ये बता दो कि मीन पोजीशन से कितना दूर है। तो मीन पोजीशन से उसने बोला था 5 सेंटीमीटर दूर है। तो मैंने कहा मैं इधर की पोटेंशियल निकाल लेता हूं। टोटल मेरे को पता ही है, मैंने कैलकुलेट कर ली थी टोटल कितनी है, तो टोटल में से पोटेंशियल घटा दूंगा, बोलो क्या आ जाएगा? काइनेटिक। नहीं आया समझ में? पोटेंशियल वैसे ही कैलकुलेट होता है हाफ के वाई स्क्वायर से, और काइनेटिक कैलकुलेट हो गया टोटल में से पोटेंशियल को माइनस करके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? तान्या एक बार क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो एक बार, बस खत्म है, लास्ट है। एक ब्लॉक जिसका मास 1 kg है, बच्चों बातें नहीं, एक ब्लॉक जिसका मास 1 kg इज फास्टन टू अ स्प्रिंग, उसको एक स्प्रिंग से बांध रखा है। द स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 50, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 50 है। द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट x इक्वल टू 0, उसको अपनी जीरो वाली पोजीशन से 10 सेंटीमीटर तक खींच के ले जाया गया ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम द रेस्ट एट टाइम 0, मतलब टाइम 0 पे हम उसको यहां पकड़ के बैठे, मतलब पकड़ के बैठे इसको। अब पकड़ के बैठे हैं तो भैया काइनेटिक तो 0 है, काइनेटिक तो 0 है, सिर्फ पोटेंशियल है,
सिर्फ बोलो क्या है, पोटेंशियल। और वो पोटेंशियल भी निकालना चाहो तो सीधा निकाल सकते थे, हाफ के वाई स्क्वायर। क्या निकाल सकते बोलो, हाफ के वाई स्क्वायर। और वाई तुम्हारा कितना मिलता, 10 मिलता, तो तुम्हारा यही आंसर आता, देखो 0.25। तो पोटेंशियल भी 0.25 आता और टोटल भी कितना आता, 0.25, क्योंकि काइनेटिक तो वहां पर जीरो है, काइनेटिक तो वहां पर। अब उसका अगला क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट द, अब क्वेश्चन तो ये था, कैलकुलेट द काइनेटिक पोटेंशियल टोटल एनर्जी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर अवे। 10 पे उसने पूछा नहीं कुछ भी, लेकिन बता दिया 10 तक लेके गए थे और फिर छोड़ा है उसको, तो कह रहा 5 पे कितनी होगी। तो मैंने कहा भाई टोटल जितनी यहाँ पर है, पहले तो टोटल उतनी वहां पर होगी, बिकॉज टोटल चेंज नहीं होती, आप याद करिए। तो मैंने यहाँ की टोटल निकाल ली थी, यहाँ की पोटेंशियल निकाल ली थी। मैंने कहा जितनी टोटल यहाँ पर उतनी टोटल वहां पर होगी, और पोटेंशियल तो यहाँ का भी निकल जाएगा। याद करो मैंने क्या सिखाया था कि जब भी कोई मीन पोजीशन से अपनी वाई डिस्टेंस आगे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के वाई स्क्वायर। कितनी होगी बोलो, तो मैंने हाफ के वाई स्क्वायर से पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली और टोटल में से पोटेंशियल को माइनस कर दिया, बोलो क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन समझ में आ गया, कोमल नहीं आया समझ, तान्या नहीं आया बस में, तो ऐसे ही करना भाई, हो पाएगा। तो देखिए अब मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है, सुन लो एक सेकेंड, बस में चले जाना। ये आज की क्लास में देखो हम लोगों ने ना चैप्टर को ना बिल्कुल लास्ट टू लास्ट जो चीजें बच गई थी वो बता दी आप लोगों को। 1 मिनट सुन लीजिए फिर चले जाइएगा। एक तो आप लोगों को बताया गया कि जो y इक्वल टू a sin ओमेगा टी आपको पढ़ाया जाता है, वो sin ओमेगा टी प्लस करके भी है, sin ओमेगा टी माइनस करके भी आ सकता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो बॉडी है ना वो मीन से स्टार्ट नहीं कर रहा फ्रेंड्स। अगर वो sin ओमेगा टी के अलावा कुछ आता है प्लस में या माइनस में, इसका मतलब वो मीन पोजीशन से स्टार्ट, अगर वो बिल्कुल राइट एक्सट्रीम से करेगा तो आप लोग याद रखिए y इक्वल टू में a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। बिल्कुल लेफ्ट एक्सट्रीम से करेगा तो बोलो y इक्वल टू में a sin ओमेगा टी। और ये ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं लिख रहे हैं, मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा रहा हूं कि वो आपको जैसा वो वेरिएशन कर रहा है, अगर वैसा ही वेरिएशन मुझे चाहिए तो मेरी इक्वेशन यही होनी चाहिए। क्लियर होता है कि नहीं होता आप लोगों को। और y एक बार निकल गया तो v एक्सेलरेशन फोर्स सब निकल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करिए चैप्टर पे, आसान बहुत है, सारा खेल है। स्टार्टिंग का समझ में आया कि नहीं आया y वाला बात जो है। इसके बाद तुम लोगों को ये सब तो हो गया होगा, यूट्यूब वाला टॉपिक समझ में आया तुम लोगों को पक्का। इसको नीचे दबाएंगे उठेगा और फिर ये ऑसिलेट करेगा, तो ये कर लेना आप लोग। और एक लास्ट चीज, आपको एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात है। पूरा चैप्टर गो थ्रू करिए। आपके एनुअल टेस्ट के अंदर मैंने ऑसिलेशन डाला हुआ है भाई, वेव भी डाला है मैंने, वेव नहीं डाला तो ऑसिलेशन बहुत ज्यादा नंबर का आएगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब आप लोग जा सकते हैं, जाइए।